तो जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, इस चैप्टर में कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी समझाई और कौन कौन से सेक्टर की, फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी मार्केट, इनकी टर्मिनोलॉजी समझाई, मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी समझाई, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी समझाई और बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली और कॉमन टर्मिनोलॉजीज समझाई। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहां पर फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी। वर्ड इस्तेमाल हुआ है एजेंट। एजेंट यहां पर उस ब्रोकरेज फर्म के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ जो स्टॉक एक्सचेंज पर आपके बिहाफ पर आपके शेयर्स को खरीदना बेचने का काम करता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब वो आपके बिहाफ पर खरीदवा बिकवा रहा होगा तो उसके पास या उसकी ओनरशिप में नहीं जाएंगे शेयर। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने का अधिकार केवल वहां रजिस्टर्ड मेंबर का ही होता है। और हमने देखा है कि वहां रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबरशिप के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि हर आदमी के पास नहीं होता। तो हर आदमी स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे खरीद बेच सकता है शेयर्स? जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं वे हमारे एजेंट के रूप में काम करते हैं और हमारी डायरेक्शन के हिसाब से हमारे शेयर्स बिकवा या हमें खरीदवा देते हैं दूसरे से। इसीलिए उन्हें हम एजेंट कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं, और अपने इस सर्विस के लिए वो हमसे ब्रोकरेज चार्ज कर लेते हैं। इसीलिए हम स्टॉक एक्सचेंज पर खुद डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते जब तक हम वहां के मेंबर ना हो। हम एजेंट के माध्यम से वहां पर अपने शेयर्स की खरीदवाली या बिकवाली करते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है कि ब्रोकरेज फर्म एक एजेंट होती है जो एक्ट करती है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर शेयर्स को खरीदवाने बिकवाने के लिए, और उसके हाथ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके ओनरशिप में शेयर्स नहीं होते। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ एमोर्टाइज। एमोर्टाइज का मतलब होता है खर्चे को स्प्रेड करना ओवर द ईयर, जो खर्चा हो गया शुरू में ही। अमोर्टाइज करने का मतलब होता है चार्ज करते रहना रेगुलरली एक एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन एक फिक्स टाइम के दौरान। जैसे कि उदाहरण स्वरूप किसी चीज की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, अब वो खर्चा एक साथ हो गया पर उससे आने वाला बेनिफिट हमें अगले 10 साल में मिलेगा। तो इसीलिए हम इस 1 लाख को अमोर्टाइज करेंगे 10 साल के दौरान, और हर साल P&L में 10,000 रुपए का एक्सपेंस चार्ज कर लिया करेंगे, ये मानते हुए कि इससे हमें हर साल 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है, तो हम चार्ज भी 10,000 ही करेंगे। तो अपने एक साथ हुए खर्चे को स्प्रेड करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है अमोर्टाइज करना। फिर वर्ड है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू वो चीज है जिसका पेमेंट अकर हो जाता है बिगिनिंग ऑफ हर पीरियड में। यदि हमें कुछ 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं 10 साल के बाद, 10 साल के अंत में हमें वो 1 लाख रुपए चाहिए, तो हम आज ही हर साल के शुरुआत में कुछ पैसे जमा करते रहेंगे, इस तरह से कि वो पैसा प्लस उसमें मिलने वाला ब्याज 10 साल में जुड़ जुड़ के 1 लाख रुपए हो जाए। तो आज हमें जो पैसे जमा करने पड़ेंगे, अगले साल की शुरुआत में जो हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, उससे अगले साल की शुरुआत में जो हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, वे 10,000 से तो कम होंगे, क्योंकि 10 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो जो हम आज जमा करेंगे उस पर ब्याज भी तो मिलता चला जाएगा, जो अगले साल जमा करेंगे उस पर भी तो ब्याज मिलता चला जाएगा, फिर ब्याज पे भी तो ब्याज मिलता चला जाएगा। तो वो जो फर्स्ट डेट है हर साल की, जिस दिन वो हमें पेमेंट करना है, वो कहलाती है एन्युटी ड्यू। और इस पूरी सीरीज ऑफ पेमेंट को जो इक्वल अमाउंट की फिक्स्ड इंटरवल पर हम करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ताकि एक निश्चित समय के अंत के बाद हमारे पास एक इकट्ठा पैसा जितना हमें चाहिए वो मिल जाए, वो कहलाता है एन्युटी। एक वर्ड होता है एप्रिसिएशन। वैल्यू में बढ़ावा हो जाना, इजाफा हो जाना एप्रिसिएशन कहलाता है। एप्रिसिएशन इंक्रीज इन वैल्यू है। यदि कोई मशीन 5 लाख रुपए की है जब हमने खरीदी, पर आज उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए हो गई है बढ़कर, तो हम कहेंगे उसमें एप्रिसिएशन हो गया है, जैसे लैंड में एप्रिसिएशन हो जाता है। इसके अलावा वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज वर्ड का मतलब यदि हम समझें तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है प्राइस वेरिएशंस का फायदा लेकर
प्रॉफिट बना लेना। आर्बिट्रेजर एक तरह से साइमल्टेनियस परचेज और सेल ही तो है दो आइडेंटिकल कमोडिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स की। ये साइमल्टेनियस सेल और परचेज की जाती है ताकि हमें प्राइस वेरिएशन का फायदा मिल जाए दो अलग अलग मार्केट्स में। उदाहरण के तौर पर हमने गोल्ड परचेज करा एक देश में और साइमल्टेनियसली सेल कर दिया दूसरे देश में, क्योंकि प्राइस वेरिएशन था, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, तो जो बीच का डिफरेंस है वो हो गया हमारा बेनिफिट। और जब हम इस बीच के डिफरेंस का बेनिफिट लेते हैं तो उसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है दूध बेच रहा है, वो गांव से 20 रुपए लीटर खरीदता है और शहर में आके 40 रुपए 50 रुपए लीटर बेच देता है, क्योंकि उसे पता है कि प्राइस में वेरिएशन है, वहां से मिलेगा सस्ता, यहां बिकेगा महंगा, तो बीच का जो डिफरेंस है वो उसने कमा लिया, उसे ही कहा आर्बिट्रेज। वहां से 100 किलो दूध उठाया, यहां पे तुरंत 100 किलो दूध बेच दिया लाके, तो आर्बिट्रेज की वजह से उसे पर लीटर पर 20-30 रुपए का फायदा हो गया। तो जब दो तरह की मार्केट्स में प्राइस वेरिएशन होता है और हम साइमल्टेनियस परचेज सेल कर लेते हैं उसकी, तो वो कहलाता है आर्बिट्रेज। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ असेट। अब असेट शब्द सबको पता है। असेट उस इकोनॉमिक रिसोर्स को कहते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। असेट मींस इकोनॉमिक रिसोर्स जो हम इसलिए खरीदते हैं ताकि वो हमें एक फ्यूचर बेनिफिट देता रहे। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो ऑब्टेन होता है इन ट्रांजैक्शंस के कारण, या ऐसी भी कोई चीज जिसकी वैल्यू है और उसके प्रति हमारा लीगल क्लेम है, हमारी ओनरशिप है उस पर, वो असेट कहलाती है। असेट टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में असेट कभी फिजिकल भी होती है जैसे बिल्डिंग, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी होती है जैसे हमारा स्टॉक सर्टिफिकेट, या कभी कभी असेट अधिकार के रूप में भी होती है जैसे कि इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं और ये राइट्स के रूप में होती हैं, सर्टिफिकेट्स के रूप में होती हैं। असेट्स को हम बांट के देख सकते हैं अलग अलग हेडिंग्स के अंडर, जैसे करंट असेट्स। करंट असेट वो असेट होती हैं जो साल भर के दौरान में ही कैश में तब्दील हो जाती हैं, या साल भर से कम में ही। कैश तो खुद करंट असेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हुई, डेटर्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स हुए, इन्वेंटरी हुई, ये सब करंट असेट की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि फिर बात आती है फिक्स्ड प्राइस की, फिर बात आती है फिक्स्ड असेट्स की। फिक्स्ड असेट्स वो होती हैं जो इतनी आसानी से कैश में तब्दील नहीं की जाती, क्योंकि हम उन्हें बेचने के लिए खरीदते भी नहीं हैं। उन्हें बेचने से तो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस प्रभावित हो जाते हैं। ये वो वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं जब हम एक साल से ज्यादा के लिए परचेज करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सब फिक्स्ड असेट है। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट उन्हें बोलते हैं जो हमारे अधिकार के रूप में होते हैं। वे कोई सामान नहीं होते, हम उन्हें देख और छू नहीं सकते, पर उन्हें एनफोर्स जरूर कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। उन्हें इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। जैसे हमने कोई नई चीज बनाई, उसका पेटेंट लिया, कोई चीज लिखी, गाना बनाया, पिक्चर बनाई, कॉपीराइट ले लिया, अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क बनवा लिया। इसी तरह के और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होते। उन्हें कई बार हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी शो नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में वैसे हम शो करते हैं इंटेंजिबल असेट्स को, जैसे हमने कभी गुडविल परचेज करी या कॉपीराइट्स परचेज करे। फिर बात आती है वर्ड आस्क और ऑफर का। तो लोएस्ट प्राइस जिस पर एक ओनर अपनी सिक्योरिटी सेल करने के लिए तैयार हो जाता है मार्केट में, उसे हम आस्क या ऑफर प्राइस कहते हैं। यानी कि सेलर जो मिनिमम प्राइस रखता है कि भाई मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा और इस पर तो मैं बेच दूंगा, वो आस्क या ऑफर प्राइस कहलाता है। फिर वर्ड आया ऑडिट। जब हम किन्हीं स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को केयरफुली चेक करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि जो बातें उसमें बता रखी हैं वो सच हैं कि नहीं है, एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए,
तो हम कहते हैं हम ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट एक केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही तो है जिसका उद्देश्य है एक्यूरेसी फाइंड करना, कहलाता है ऑडिट। फिर वर्ड है बैड डेट्स। सबको पता है बैड डेट्स किसे कहते हैं, जब डेटर से पैसे आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम कहते हैं ये तो पैसे डूब गए, तो ऐसे केस में हम इन्हें P&L से चार्ज कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं डेट्स, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स वो अमाउंट हैं जो ओड है कंपनी को, पर उन्हें पता है कंपनी को कि वो आएंगे नहीं, पेड नहीं करेगा बंदा डेटर। तो ऐसे अकाउंट रिसीवेबल हो जाते हैं बैड डेट्स जब हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अब तो हम इन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, अब ये पे होंगे नहीं। कभी कभी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो जाते हैं जब वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। फिर वर्ड आया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है, जैसे 31 मार्च पर असेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन है कंपनी की, वो कहलाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी की भी बना लो, चाहे मंथ एंड की बना लो, क्वार्टर एंड की बना लो, ईयर एंड की बना लो। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर असेट्स लिखी जाती हैं, राइट साइड पर लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं, वैसे बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। फिर वर्ड आए बॉन्ड्स। बॉन्ड एक तरह के लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है, यानी कि जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है वो लिख के देती है कि मैं आपके इतने पैसे इस तारीख को इस ब्याज के साथ चुका दूंगी। तो बॉन्ड एक तरह के लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है। बॉन्ड रजिस्टर्ड होते हैं उस ऑनर के नेम में, तो वे रजिस्टर्ड बॉन्ड कहलाते हैं, और यदि वो जिसके हाथ में है उसके हो जाए तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर बॉन्ड कहलाते हैं। इसमें लिखा होता है कंपनी की तरफ से कि हम इतने पैसे भविष्य में इस तारीख को देने का वचन अदा करते हैं। बॉन्ड एक तरह से अमाउंट ऑफ डेट, ड्यू डेट और इंटरेस्ट रेट के साथ शो कर रहा होता है उस पैसे के लिए जो इन्वेस्टर ने कंपनी को बॉन्ड परचेज करके दिए। फिर एक वर्ड है बुक वैल्यू। सबको पता है किताबों में जो असेट लायबिलिटी की वैल्यू लिखी होती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। तो बुक वैल्यू का मतलब है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, यदि हम कंपनी के रेस्पेक्ट में देखें तो। वैसे बुक वैल्यू का असली मतलब है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं किसी असेट की रिकॉर्डेड वैल्यू कंपनी की बुक्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। बुक वैल्यू ट्रू वैल्यू से अलग हो सकती है, जनरली होती है, कभी कम कभी ज्यादा। फिर वर्ड आया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आ जाए, जिसमें आप इतना कमा रहे हो कि आप अपने सारे खर्चे पूरे कर पा रहे हो लेकिन बच कुछ नहीं रहा। तो जब हम उतनी यूनिट सेल कर लेते हैं जिससे हमारे एक्सपेंसेस सारे कवर हो जाए, हालांकि अभी प्रॉफिट आना शुरू नहीं हुआ, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है सेल्स से आने वाली जो एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ एक्सपेंस के बराबर है। ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड होता है नंबर ऑफ यूनिट्स में, कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड करके उतनी रेवेन्यू आ जाएगी कि एक्सपेंस निकल जाएंगे सारे। ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे यदि यूनिट सोल्ड हुई तो लॉस होगा, ऊपर सोल्ड हुई तो प्रॉफिट होगा। फिर वर्ड आया बजट। बजट एक तरह का डिटेल्ड प्लान ही तो होता है फ्यूचर के लिए। बजट क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए बजट हमेशा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, याद रखना, क्वालिटेटिव नहीं होता। बजट हमेशा ये बताता है कि कितनी मात्रा, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो चाहे वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स के टर्म्स में हो। तो बजट एक डिटेल्ड प्लान है जो भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मल होता है और क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। ये डिटेल्ड प्लान होता है कभी कभी एक्विजिशन और यूज ऑफ फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बजट कई प्रकार के होते हैं वैसे। फिर मार्केट के शब्द में एक शब्द इस्तेमाल होता है बहुत जनरली, बियर्स। वैसे तो बियर्स भालू को कहते हैं, लेकिन जो बियर्स होते हैं वे वो स्टॉक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वे होते हैं जो निराशावादी हो चुके होते हैं, जिन्हें लगता है मार्केट नीचे जाएगी, शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। जनरल सेंटिमेंट जब अधिकतर लोगों का यह आ जाता है कि भाई जल्दी से शेयर बेच लो उससे पहले कि मार्केट में इन शेयर्स के दाम और गिर जाएं या सारे शेयर्स के दाम गिरते चले जाएं, ऐसी मार्केट को या ऐसे प्लेयर्स को हम बियर्स कहते हैं और ऐसी मार्केट को बियरिश मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स जो निराशावादी हो जाते हैं, पेसिमिस्ट,
और एक्सपेक्ट करते हैं शेयर प्राइसेस और बाकी सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके प्राइस मार्केट में फॉल होंगे। बियर मार्केट में जनरल सेंटीमेंट यही होता है कि प्राइस नीचे जाएंगे और मेजॉरिटी ऑफ डीलर्स जल्दी से जल्दी बेचकर अपनी जो वैल्यू है वो निकलना चाहते हैं ताकि डिमिनिश ना हो जाए उनके शेयर से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। उन्हें बोलते हैं बियर्स। बेस प्राइस, तो ये बेस प्राइस सिक्योरिटी या शेयर का वो प्राइस होता है जो ट्रेडिंग डे के शुरुआत में होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही हम करते हैं दिन में कि कितने परसेंट शेयर की वैल्यू अप या डाउन गई। तो जो एक तरह से ओपनिंग प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं बेस प्राइस, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ही फिर हम दिन के जो सारे परसेंटेजेस हैं वो कैलकुलेट करते हैं। फिर एक वर्ड है बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग एक फैसिलिटी है जिसके माध्यम से इन्वेस्टर एक ही बारी में एक से ज्यादा शेयर सिक्योरिटीज खरीद बेच सकते हैं। जैसे बास्केट ट्रेडिंग में सेंसेक्स के 30 शेयर्स एक ही लॉट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। पता चला एक शेयर सबका है, तो वो कहलाएगा बास्केट ट्रेडिंग। आपने एक बास्केट में सेंसेक्स के 30 शेयर्स खरीद या बेच लिए, तो ऐसी ट्रेडिंग बास्केट ट्रेडिंग कहलाती है। फिर वर्ड आया बियर मार्केट। ऐसी मार्केट जिसमें स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहे हो कहलाता है बियर मार्केट। अब समझो अगला पॉइंट, वर्ड है बदला। बदले का मतलब होता है जब हम अपना एक ट्रांजैक्शन जो कि एक मंथ के एंड में, बदले का मतलब होता है जब हम अपना एक ट्रांजैक्शन जो कि मंथ के एंड में एक्सपायर होने वाला है उसे कैरी फॉरवर्ड करा लेते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, तो उसे बोलते हैं बदला। तो कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। बदला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट, बट जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो लास्ट डे जो सेटलमेंट का होता है, जो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का, उस दिन होता है। लेकिन बदला कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। एक तो एक्स्ट्रा मार्जिन मनी जो स्टॉक एक्सचेंज बताता है वो जमा करनी पड़ती है, और बदला चार्जेस जिसे हम कंटेंगो चार्जेस भी कहते हैं वो भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो बदला एक तरह से क्या है, एक सेटलमेंट पीरियड जो है उससे अपना ट्रांजैक्शन नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कराना कहलाता है बदला। जैसे कि हमारे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ऐसे केस में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होने होते हैं और नेट जो प्रॉफिट या लॉस है उस दिन सेटल होना होता है। तो ऐसे केस में यदि हम उसे अगले मंथ के लिए शिफ्ट कराना चाहते हैं सेम ट्रांजैक्शन को, तो हम करा सकते हैं और उसे ही बदला कहते हैं। पर वही एक तो जो स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन मनी बताएगा वो जमा करनी पड़ेगी, और एक बदला या कंटेंगो चार्जेस जमा करने पड़ेंगे। वर्ड है ब्लू चिप कंपनीज। किन्हें बोलते हैं ब्लू चिप्स? ब्लू चिप्स वो शेयर होते हैं जो बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती हैं। इनका प्रॉफिट, अर्निंग्स और डिविडेंड का बहुत अच्छा पास्ट रिकॉर्ड होता है। जनरली ब्लू चिप शेयर्स प्रोवाइड करती हैं लो से मॉडरेट और करंट यील्ड मतलब रिटर्न। इनसे होने वाले कैपिटल गेन बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे शेयर कम में खरीदा तो ज्यादा में बिक जाते हैं, क्योंकि इनके शेयर्स के प्राइस लगातार जनरली बढ़ते हैं। जो प्राइस वॉलीटैलिटी है वो मॉडरेट होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं या धीरे धीरे घटते हैं। मार्केट में एक वर्ड इस्तेमाल होता है बीटा। जो वर्ड बीटा है वो एक तरह से मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ स्टॉक एंड मूवमेंट ऑफ होल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। बीटा इस बात को दर्शा रहा होता है कि पूरा जो मार्केट है उसका बढ़ने का या घटने का रेट है, उसके रेस्पेक्ट में इस शेयर के बढ़ने घटने का रेट क्या है, उससे बीटा कैलकुलेट होता है। जैसे मार्केट तो बढ़ गई 10% और शेयर 1% बढ़ा,
तो पूरी मार्केट के रिलेशन में हमारे शेयर के बढ़ने घटने का क्या रेशो है, उसे बोलते हैं बीटा। तो यानी कि यदि पूरी मार्केट का और हमारी जिस कंपनी का हम बीटा निकालना चाहते हैं उसका बीटा कम है, तो इसका मतलब मार्केट के रेस्पेक्ट में उसकी शेयर के प्राइस फ्लक्चुएशन कम है, और यदि बीटा ज्यादा है तो जितना मार्केट का फ्लक्चुएशन है उसी हिसाब से उस शेयर प्राइस का भी फ्लक्चुएशन है। तो हाई बीटा वाले कंपनी के शेयर्स डे ट्रेड में फायदे देते हैं, और यदि लंबे समय के लिए आप रोक के रखना चाहते हो कि थोड़ा वो मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हो बहुत जल्दी, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो उसका बीटा कम होना चाहिए। फिर वर्ड आया बिड। बिड वो हाईएस्ट प्राइस है जो बायर विलिंग टू पे है किसी स्टॉक के लिए। जो सेलर होता है वो तो आस्क करता है, और जो बायर है वो बिड करता है। बायर क्या करता है कि मैं इतने रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो जो हाईएस्ट प्राइस वो रुपए देने के लिए तैयार होता है उसे बोलते हैं बिड। फिर वर्ड है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरह से कंपनी के प्रोमिसरी नोट्स ही तो हैं, या गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट्स। जब आदमी पैसे देता है कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो वो बदले में एक प्रोमिसरी नोट लिख के दे देते हैं जिसमें डेट ऑफ रिडम्पशन और इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, उसे बोलते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड में स्पेसिफाइड होता है कि कितने समय का बॉन्ड है और कितने रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अभी बात आई ब्रोकरेज फर्म की या ब्रोकर की। तो हमने अभी देखा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हम डायरेक्टली खुद ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए उसका मेंबर होना जरूरी है, पर हर व्यक्ति के बस का मेंबर बनना तो नहीं है। तो इसीलिए जो वहां के मेंबर हैं, जब वे हमारे बिहाफ पर हमारे लिए शेयर्स खरीद बेच जाते हैं और अपनी इस सर्विस के लिए हमसे पैसे लेते हैं, तो हम उन मेंबर्स को, जो कि फर्म्स के, कंपनीज के या इंडिविजुअल्स के रूप में होते हैं, हम उन्हें ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज फर्म ब्रोकरेज फर्म कहलाती हैं। ब्रोकर एक्ट करता है एक तरह से हमारे एजेंट, एडवाइजर नहीं होता, वो एजेंट होता है, एक तरह से एजेंट फॉर परचेज एंड सेल लिस्टेड स्टॉक्स के लिए। वो ओन नहीं करते हैं सिक्योरिटी किसी भी टाइम पर, वो तो केवल हमारे बिहाफ पर खरीदवा बिकवा रहे होते हैं, और इस चीज के लिए वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। फिर वर्ड है बुल मार्केट। फिर वर्ड है बुल मार्केट। जैसे पेसिमिस्ट होते हैं, नीचे की ओर मार्केट गिर रही होती है तो उसे बियरिश मार्केट कहते हैं, वैसे ही ऊपर की तरफ जब मार्केट लगातार बढ़ रही हो तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। इसके प्राइस लगातार बढ़ रहे होते हैं। जैसे आज हम कहेंगे कि बुल मार्केट है, पिछले 2-3 दिन से मार्केट बुलिश चल रही है, क्योंकि लगातार जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ बिजनेस डे। जिन दिनों स्टॉक एक्सचेंज ओपन है आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, वो बिजनेस डे है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में मंडे टू फ्राइडे बिजनेस डे होता है, पब्लिक हॉलीडेज को उसमें से एक्सक्लूड करते हैं। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ कॉल। ये इन्होंने बोल्ड नहीं किया, यहां पे बोल्ड किया जाना चाहिए था। वर्ड इस्तेमाल हुआ कॉल। कॉल का मतलब पैसे जो कंपनी मांगती है, ये तो हमने वैसे भी पढ़ रखा है। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मंगा रखे हैं, 2 रुपए और मंगा लिए, कॉल। तो डिमांड एक कंपनी के द्वारा या शेयर के इश्यूअर के द्वारा के जो बचे हुए पैसे हमें दे दो, उसे कहते हैं कॉल। चाहे वो फुल पेमेंट मंगा रहे हो ड्यू डेट पर, चाहे वो पार्शियल पेमेंट मंगा रहे हो। इवन जब कंपनी राइट इशू करती है तब भी वो कॉल मंगा सकती है। तो जो डिमांड है फर्दर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू के रिस्पेक्ट में, वो कॉल कहलाती है। पर कॉल को कॉल ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कॉल ऑप्शन अलग चीज है, बाद में भी आएगा तब समझेंगे। फिर वर्ड आ गया बिड और ऑफर दोबारा से। बिड वो प्राइस है जिस पर मार्केट मेकर इन्वेस्टर से खरीदने की बात करता है, और ऑफर वो प्राइस है जिस पर वो बेचने की बात करता है इन्वेस्टर को। जनरली ऑफर बिड से हायर होता है, जनरली सेल प्राइस बाय प्राइस से हाई होता है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ बोनस। बोनस मतलब बोनस शेयर।
तो जब हम वर्ड बोनस की इस्तेमाल करते हैं तो बोनस मतलब बोनस शेयर से होता है। जब कोई कंपनी कंजर्वेटिव नेचर की होती है और लंबे समय तक डिविडेंड घोषित नहीं करती, इस वजह से उसके पास रिजर्व्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, और जब वो उन रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है तो ऐसे केस में वो बोनस शेयर इशू कर देती है। यानी कि वो शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही शेयर्स फ्री में अलॉट कर देती है, उनसे पैसे नहीं लेती, क्योंकि अभी तक जो रिजर्व्स थे वो डिविडेंड के रूप में बांटे भी नहीं। तो इस वजह से उसके पास जो एक्यूमुलेट हो गए रिजर्व्स, उसने उन्हें ही जब कैपिटल में कन्वर्ट करके कॉरस्पॉन्डिंगली शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक रेशियो में इशू कर दिए, जैसे हर 5 के बदले 1, तो उन्हें कहा गया बोनस शेयर्स। जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और प्रोपोर्शन में शेयर्स अलॉट कर देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बगैर उनसे पैसे लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, और जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे बोनस कहते हैं, इसीलिए यहां पर बोनस वर्ड इस्तेमाल हुआ है शेयर्स के लिए। तो फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर के प्रोपोर्शन में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करके, कहलाता है बोनस। बोनस कोई एडिशनल वेल्थ नहीं है शेयर होल्डर की। पहले वो रिजर्व्स के रूप में बैलेंस शीट में दिख रही थी, अब वो कैपिटल के रूप में बैलेंस शीट में दिख रही है। बस फर्क ये आया कि पहले वो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही थी, रिजर्व्स के रूप में रखी थी, अब वो कैपिटल बन गई है तो उसे बिजनेस में यूज किया जा सकता है तो पैसे में पहले भी शेयर होल्डर्स की, अब भी शेयर होल्डर्स की। इसीलिए हम कहते हैं ये एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इनटू इक्विटी कैपिटल है। जब कभी मार्केट में न्यूज आती है कि कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है तो उसमें बुलिश इंपैक्ट आ जाता है, उनके शेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब पता है कि शेयर के साथ और शेयर बढ़ के मिलेंगे फ्री में। तो इसीलिए ऐसी न्यूज हमेशा मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाती है, बुलिश इंपैक्ट। फिर वर्ड आया बुक क्लोजर। कभी कभी क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए कंपनी बुक्स को क्लोज कर देती है कि कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में अब बुक नहीं करूंगी इतने दिन तक। ऐसा कंपनी तब करती है जब वो डिविडेंड बांटना चाहती है, राइट इशू डिक्लेयर करना चाहती है, या बोनस बांटना चाहती है, ताकि ट्रांसफर एंट्रीज के चक्कर में कोई झगड़ा टंटा ना मचे ट्रांसफरी के बीच में। इसीलिए बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है और उस दौरान कोई ट्रांसफर शेयर्स का बुक नहीं किया जाता। इस चीज को बुक क्लोजर कहते हैं। कंपनी एक्ट ने बता रखा है कि कंपनी पूरे साल में 45 डेज से ज्यादा बुक क्लोज नहीं कर सकती और एक सीक्वेंस में 30 डेज से ज्यादा बुक क्लोज नहीं रख सकती। इसे बोलते हैं बुक क्लोजर। फिर वर्ड आई देखो ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब वो कमीशन जो ब्रोकर चार्ज करता है। मैक्सिमम कितनी ब्रोकरेज चार्ज हो सकती है कमीशन के द्वारा, वो सेबी डिसाइड करता है। फिर वर्ड आया बुल। जब मार्केट में ऐसा लग रहा हो कि मार्केट हाई जाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे शेयर्स के, तो ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। बिजनेस रिस्क, अपना पैसा लगाकर व्यापार जब करते हैं तो उस पैसे के डूब जाने के जो चांसेस होते हैं उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमने सारा पैसा अपना लगा रखा है, कोई डेट नहीं ले रखा, तो वो जो रिस्क उठाता है बंदा उसे बोलते हैं बिजनेस रिस्क। फिर पता है वर्ड बायर। जो ट्रेडिंग मेंबर है और परचेजेस के लिए सिक्योरिटीज के बिड लगाता है उसे बोलते हैं बायर। जब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, तो ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन, मर्जी। तो होता क्या है कि एक मार्केट होती है ऑप्शन मार्केट, जिसमें हम ऑप्शंस परचेज कर सकते हैं, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू सेल। तो यदि हमें लगता है कि मार्केट बुलिश है, ऊपर प्राइस चले जाएंगे, तो ऐसे केस में हम कॉल ऑप्शन परचेज कर लेते हैं एक फिक्स प्राइस पर कि भाई देखो एक हफ्ते बाद हम शेयर इस दाम से आपसे खरीद लेंगे, इतने शेयर खरीद लेंगे। पर आज हम प्राइस तय कर लेते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें लगता है मार्केट में शेयर के दाम बढ़ ना जाए।
तो जैसे किसी शेयर के दाम 1100 चल रहे हैं और हमें लगता है एक हफ्ते के दौरान वो 1200 ना हो जाए, तो ऐसे केस में हम जो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है उससे कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती कोई, एक राइट आ जाता है कि मैं 1100 रुपये में आपसे एक हफ्ते बाद खरीद लूंगा, प्राइस चाहे 1200 हो चाहे 1500, और मेरी मर्जी होगी खरीदूं ना खरीदूं, तभी तो ऑप्शन है। तो प्राइस यदि नीचे चले जाते हैं 1100 से, जैसे 1090, तो मैं मार्केट से परचेज कर ही लूंगा, और यदि ऊपर चले जाते हैं तो जिससे मैंने कॉल ऑप्शन परचेज करा उससे मैं 1100 में परचेज कर लूंगा। लेकिन ये रिस्क उठाने के बदले जो दूसरी पार्टी है वो हमसे एक अमाउंट चार्ज करती है, और ये सिस्टम कहलाता है कॉल ऑप्शन। इसके विपरीत यदि मैं ऑप्शन टू सेल परचेज करता हूं तो उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। यदि ऑप्शन टू परचेज है तो कॉल ऑप्शन, और ऑप्शन टू सेल है तो पुट ऑप्शन। तो लिखा है ऑप्शन दिया जाता है इन्वेस्टर को एक राइट के रूप में, किसी ऑब्लिगेशन के रूप में नहीं, ऑब्लिगेशन कोई नहीं होती, राइट होता है। कॉल में वो बाय कर सकता है पर्टिकुलर स्टॉक एक स्पेसिफाइड प्राइस पर एक स्पेसिफाइड टाइम के दौरान। इस ऑप्शन को कॉल ऑप्शन कहते हैं। ये एक तरह से अपने आप को थोड़ा सिक्योर करने का तरीका होता है, पर इसके बदले हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि वो भी रिस्क उठा रहा है।